हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सुबह के 8 बज चुके हैं और आप सभी A3 एकेडमी पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम बुधवार और गुरुवार दोस्तों साइंस पढ़ेंगे, तो आज दोस्तों गुरुवार है तो आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, साइंस का आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो सबसे पहले दोस्तों आप हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शेयर करने से ये होगा कि जो ज़रूरतमंद हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए इस लॉकडाउन में सभी के पास पैसे की समस्या है। लोग कोचिंग, ना तो कोचिंग खुल रही है और ना ही कोचिंग की लंबी लंबी फीस को लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य ही ये है कि आप ये वीडियो को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप एक बार सेशन में आने से पहले हमारे लिंक को अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को, और जो भी तैयारी करने वाले हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो। जब हम लोग इतना कर रहे हैं दोस्तों, तो आप भी उस पर सहयोग करिए। चलिए तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए बायोलॉजी। देखिए, अगर बायोलॉजी की बात करें यानी कि जीव विज्ञान की बात करें, तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है आप बताओगे? यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी जो शब्द आप देखते हो, सुनते हो या पढ़ते हो, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले अगर इन शब्दों को हम तोड़ते हैं तो देखिए, पहला जो भाग इसका टूटता है तो पहला होता है दोस्तों बायोस, दूसरा होता है लोगोस। अब देखिए, जो ग्रीक भाषा है उसमें बायोस का अर्थ होता है सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स, और लॉजी का अर्थ होता है लोगोस यानी कि लॉजी का अर्थ होता है दोस्तों अध्ययन यानी टू स्टडी। आप कहोगे टू स्टडी, अध्ययन करना। तो आप देखोगे जो चीज़ों में लास्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में साथ लास्ट में लॉजी लगा होता है, उसका अर्थ होता है टू स्टडी यानी अध्ययन। आप देखते हो कि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। जो हमारा हृदय होता है यानी कि हार्ट होता है, उसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह आप देखते हो कि समाजशास्त्र, बहुत सारी शाखाएं हैं दोस्तों, तो उसमें देखते हो कि लॉजी लगा होता है, मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करना। तो अब आपके मन में ये एक प्रश्न आ रहा होगा दोस्तों कि सजीव होता क्या है। सिंपल सी बात है, अपने दिमाग में प्रश्न लाइए कि सजीव होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, आप बचपन में चीजें पढ़ते थे कि वह वस्तुएं या जीव जो श्वसन करते हैं, जो अपने जैसे जीव पैदा कर सकते हैं, नॉर्मल 2-3 चीजें आप बताओगे कि वह सजीव होते हैं। आपने पढ़ा होगा सजीव और निर्जीव। इस पूरे ब्रह्मांड, ये पूरे धरती में 2 ही प्रकार की वस्तु या तो सजीव होंगी या तो निर्जीव होंगी। यानी कि आप देखोगे या तो लिविंग थिंग्स होंगी या तो डेड होंगी यानी निर्जीव होंगी। तो सबसे पहले अब आप कैसे पहचानोगे कौन सी वस्तु सजीव है और कौन सी निर्जीव है? तो उसके लिए दोस्तों, सजीव कौन है, आपके मन में यह प्रश्न आता है, सजीव कौन है? तो देखिए, सजीव कौन सी वस्तुएं होती है, उनके बारे में कुछ कंडीशन होती हैं। ये जो 6 कंडीशन आपके सामने दिख रही हैं, इन 6 कंडीशनों को अगर कोई वस्तु पूरी करती है तो वह सजीव की कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहला देखिए क्या है, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। जिन वस्तुओं में श्वसन होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखोगे विकास यानी कि वृद्धि, ग्रोथ होगी। तीसरी कंडीशन पोषण, जिनमें पोषण लेने की क्षमता यानी न्यूट्रिशन होगा। आगे देखिए, जिसमें पाचन की प्रक्रिया पूरी होगी यानी कि डाइजेशन होगा। आगे देखिए, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी, और प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन होगा। तो आप देखिए कि जिस जीव में ये सारी की सारी अवस्थाएं पाई जाएंगी, उन्हें हम कहेंगे सजीव। ठीक है ना, उन्हें हम कहेंगे सजीव। अब एक प्रश्न आता है दोस्तों, जैसे कि रेल यानी कि ट्रेन। ट्रेन सजीव है या निर्जीव है? तो सबसे पहले प्रश्न करिए श्वसन। तो आप बोलोगे बिल्कुल वह श्वसन लेती है। अब देखो, पेट्रोल डीजल लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ तो रही है, तो श्वसन की क्रिया तो हो रही है। विकास, वृद्धि, तो देखो ट्रेन में डब्बे जोड़ के उसकी वृद्धि भी हो जाती है, कम कर डब्बे निकाल देते हैं तो कम भी हो जाती है। तो दूसरी भी कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो देखिए, श्वसन भी हो रहा है ट्रेन में, विकास भी हो रहा है। पोषण, पोषण में देखिए डीजल पेट्रोल तो ले रही है ना, तो पोषण भी हो रहा है। आगे देखिए पाचन, तो भाई देखो वहां से पाचन की प्रक्रिया भी, देखो ट्रेन में क्या होता है कि जब उसमें डीजल डालते हो तो डीजल क्या होता है, फिर कोयले के रूप में निकलती है। ठीक है ना, जब डीजल डालते हो तो देखते हो कार्बन उत्सर्जित करती है, तो वो तो एक्सक्रीशन हो गया। आगे देखिए उत्सर्जन, उत्सर्जन में भी ऑयल वगैरह निकलता है, लेकिन प्रजनन नहीं होता। एक ट्रेन अपने ही जैसे दूसरी ट्रेन को पैदा नहीं कर सकती है दोस्तों। तो देखिए ट्रेन क्या होगी, निर्जीव होगी।
तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जिस जीव में ये सारी कंडीशन पाई जाएंगी उसे हम सजीव कहेंगे। जिनमें से ये कोई भी एक या दो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। तो अब आप किसी भी वस्तु को इन पैमानों पर रख करके देख सकते हो कि वह वस्तु सजीव है या निर्जीव। क्लियर है इतना? चलिए अब देखिए हमने क्या बोला दोस्तों, सजीव का अध्ययन, मतलब कि आप देखोगे सजीव, सजीव मतलब जीवों का अध्ययन। तो आप समझ गए सजीव क्या होते हैं। तो सजीव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आप बोलोगे सर बायोलॉजी कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, बायोलॉजी शब्द तो ग्रीक भाषा का है, लेकिन यह शब्द दिया किसने? भाई ग्रीक भाषा का तो है, लेकिन यह शब्द दिया किसने? कई बार पेपर में आ गया, तो नोट देखिए। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेवेनियस ने दिया था। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेवेनियस ने दिया था। ये चीज आप याद कर लीजिएगा, कई बार पेपर में आया है दोस्तों कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो आप बताओ कि लेमार्क और ट्रेवेनियस नामक व्यक्तियों ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द को दिया था। अब देखिए दोस्तों, बायोलॉजी की मैंने बताया था कि आपको पहले जो इंट्रो वाली हमारी क्लास थी, जहां हमने सिलेबस बताया था, हमने बताया था कि बायोलॉजी को हम 3 भागों में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था दोस्तों, जूलॉजी। बायोलॉजी का जो पहला भाग था जूलॉजी। जूलॉजी में आते हैं जीव जंतु, मतलब कि जैसे जीव जंतु जिसमें इंसान भी आते हैं और जितने भी जानवर होते हैं, तो आप देखोगे जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जंतु विज्ञान के फादर कौन है, तो आप बताओगे अरस्तु या हेरोडोटस। अरस्तु या हेरोडोटस को फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी। तो आपसे प्रश्न पेपर में आए कि बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे अरस्तु को कहा जाता है। या प्रश्न पूछता है जूलॉजी के जनक या फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे अरस्तु। तो मतलब जूलॉजी आ जाए या बायोलॉजी आ जाए, दोनों के फादर पिता कौन है? अरस्तु या हेरोडोटस हैं। अब आगे देखिए, इनकी बुक भी कई बार पेपर में पूछी गई है कि अरस्तु द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है, तो आप बताओगे द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया डायरेक्टली किताब का यही नाम है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बताओगे द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। और इन्हीं में इन्होंने 500 जीवों के बारे में बताया था, 500 प्लस जीवों के बारे में अध्ययन करके बताया था। दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों, दूसरे देखोगे जो दूसरा हमने पढ़ने वाले थे हम, क्या था? वह बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह सब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे प्रश्न पेपर में पूछा गया, तो बताइए फिर वनस्पति के फादर किन्हें कहा जाता है, तो आप बताओगे थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता कहा जाता है, ये आपको याद कर लेना है। अब इनकी बुक भी कई बार पूछी गई, तो इनकी द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम है, आप बताओगे द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम, आपको डायरेक्टली किताब का नाम यही है, तो आपको सेम इसी तरह याद कर लेना है। तो आप क्या बताओगे, अगर बॉटनी के यानी वनस्पति विज्ञान के फादर यानी कि पिता बोलेगे, तो आप बताओगे थियोफ्रेस्टस। इनके द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है, तो आप बताओगे द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। क्लियर इतना? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, बताइए बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आप बताओगे सर बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, पहला प्रश्न। दूसरा, बायोलॉजी नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो आप बताओगे लेमार्क और ट्रेवेनियस ने सर्वप्रथम बायोलॉजी नाम दिया। अब प्रश्न पूछता है कि बायोलॉजी के फादर कौन है, तो आप बताओगे बायोलॉजी के फादर अरस्तु हैं। वहीं प्रश्न पूछता है दोस्तों जूलॉजी के फादर कौन है, तो बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर एक ही हैं, अरस्तु। अब तीसरा प्रश्न पूछता है दोस्तों कि बताइए अरस्तु के द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है, तो आप बताओगे द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया अरस्तु द्वारा लिखी गई किताब का नाम है, जिसमें 500 जीवों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। आगे देखिए दोस्तों, आगे बात की जाए वनस्पति विज्ञान, तो फादर ऑफ बॉटनी को आप क्या बताओगे, थियोफ्रेस्टस। इनके द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम है, तो आप बताओगे द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। अब आता है तीसरा दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनियो या एंटोनी ल्यूवेनहॉक एक ही है, प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना। तो एंटोनी या एंटोनियो ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखिएगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज कौन है, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। क्लियर इतना?
तो यहां से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा आप देखोगे परिचय हो गया, ठीक है ना। अब चलिए, आज हमने आपको पहले भी बताया था कि आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बताया था दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। तो हेडिंग आप लिखिए सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, परिसंचरण तंत्र में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ब्लड। तो हेडिंग लिखना है आपको परिसंचरण तंत्र, और परिसंचरण तंत्र में क्या लिखना है, ब्लड। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ब्लड। ब्लड यानी कि रक्त, रक्त या रुधिर। आज हम पढ़ने वाले दोस्तों ब्लड, रक्त या रुधिर। ब्लड, रक्त या रुधिर किसके अंतर्गत ये आता है, ये परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तो आप बोलोगे सर ये आता है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर है। ब्लड, तो सबसे पहले दोस्तों प्रश्न ये बनता है कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे कि आप देखें कि हमने देखा कि बायोलॉजी जो होती है, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, तो जीवों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। उसी तरह रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, भाई अलग अलग विज्ञान की शाखाएं होती हैं, तो अलग अलग डॉक्टर होते हैं, अलग अलग फील्ड के होते हैं। तो इसी तरह रक्त के बारे में जो शोध करता है जो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो आप बताओगे रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पहला प्रश्न, रक्त के अध्ययन को आप बोलोगे, रक्त के अध्ययन को, रक्त के अध्ययन को, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप बताओगे हीमेटोलॉजी कहते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त है क्या, रक्त सेल है, टिश्यू है या ऑर्गन है। तो आप बताओगे रक्त एक टिश्यू है। और कैसा, संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू। तो रक्त क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। अब ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, तो आपको पता होगा दोस्तों, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, सेल। तो कोई भी जीव का निर्माण क्या होता है, सेल से। तो सेल आगे डिवाइड होकर के क्या बनाती है, सेल से बनते हैं दोस्तों टिश्यू। टिश्यू से जाकर के कई टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, एक आप बताओगे सर एक ऑर्गन बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। कई ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। कई अंग मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, आप बोलोगे सर एक बॉडी बनाते हैं। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, सेल जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे आप बताओगे समय की इकाई क्या होती है, सेकंड। तो सेकंड से मिलके देखो क्या बनता है, सेकंड मिलकर के मिनट बनता है, मिनट मिलकर के क्या बनता है, आप बोलोगे सर घंटा बनता है, घंटे मिलकर के क्या बनते हैं, दिन मिलके क्या बनते हैं, सप्ताह। उसी तरह देखोगे सप्ताह मिलकर के महीने मिलकर के क्या बनते हैं, ईयर। और ईयर मिलकर क्या बनते हैं, सेंचुरी यानी कि शताब्दी। तो इसी तरह शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, आप बोलोगे कोशिका यानी कि सेल है। फिर सेल जाकर के कई सेल मिलकर के क्या बनते हैं, टिश्यू यानी कि ऊतक बनते हैं। और कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग मिलकर के अंग, ठीक है ना, कई ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और कई अंग तंत्र मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। तो सेल क्या होगी, आप बोलोगे सर सेल को हम बोलेंगे कोशिका। सेल क्या होती है, कोशिका।
कई कोशिका मिलके क्या बनाती हैं? आप बोलोगे सर ऊतक। कई ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? अंग। कई अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? आप बोलोगे सर अंग, अंग तंत्र। कई अंग तंत्र मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी, यानी कि हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो रक्त क्या है? तो आप बोलोगे रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी क्या है? हमारा जो रक्त है पूरे शरीर को जोड़ता है, कनेक्टिंग टिश्यू के जैसे कार्य करता है। आप देखते हो रक्त हमारे पैर से, सिर से लेकर के पूरा रक्त आता है हमारे हृदय के पास। हृदय में क्या होता है? जाकर के आगे फिर फेफड़ों के पास क्षमता है। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है जो हम आगे देखेंगे। तो आप याद रखिएगा रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा गया कि रक्त क्या है? एक सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है? तो आप बताओगे एक ऊतक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। आगे चलते हैं कि रक्त आखिर बनता किस किस चीज से है? रक्त में होता क्या क्या है? रक्त में क्या क्या होता है? तो देखिए रक्त में क्या क्या होता है, यहां पे लिखिए ब्लड। देखिए रक्त में होता क्या क्या है। तो देखिए रक्त में आपने पढ़ा होगा O2 यानी कि ऑक्सीजन होता है। दूसरा आपने पढ़ा होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तीसरा आप क्या पढ़ोगे? तीसरा पानी भी होता है यानी कि H2O भी होता है। आगे देखिए खनिज भी होते हैं, रक्त में खनिज भी होते हैं। आगे देखिए खनिज के बाद क्या होगा दोस्तों? पोषक तत्व भी होते हैं, पोषक तत्व भी होते हैं। तो आप देखिए दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन, जैसे आप वायुमंडल से ऑक्सीजन सांस में लेते हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन सांस में लेते हो तो ऑक्सीजन होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी देखते हो, ऑक्सीजन जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के बनता है। वहीं आप देखोगे पानी, तो आप पीते हो पानी, हमारे चूंकि बॉडी का 70% भाग ही पानी है। पोषक तत्व भी होते हैं, जो आप चीजें खाते हो तो पोषक तत्व, खनिज। एक चीज और लिख लीजिए दोस्तों, यूरिन। क्या होता है दोस्तों? यूरिन भी होता है। तो आप देखोगे कि O2 और CO2 को खून से अलग करने का कार्य कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है, फेफड़ों में होता है। उसी तरह आप देखोगे पानी और यूरिन, पानी और यूरिन, पोषक तत्व, खनिज, इन सब को जाकर के हमारी किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है। तो खून फिल्टर होता है, जहां से क्या होता है? एक्स्ट्रा पानी, आप देखोगे कि एक्स्ट्रा पानी यूरिन के थ्रू आप बाहर कर देते हो, साथ में उसमें यूरिन भी होता है। लेकिन हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनको छान के रख लिया जाता है शरीर के लिए। इसी प्रकार जो खनिज होते हैं वो भी फिल्टर करके हमारे शरीर के लिए रख लिया जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। ब्लड में होता क्या क्या? तो आप बताओगे ब्लड में होता है ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी होता है, यूरिन होता है, पोषक तत्व होते हैं और खनिज होते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स हमारे रक्त में होते हैं। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 4 ऑप्शन में कि रक्त में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। आपके सामने ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन 1 ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन और ऑप्शन 4 दे देगा आपसे यूरेन। तो आपको बताना पड़ेगा नाइट्रोजन। क्लियर है इतना? चलिए, इतना क्लियर है। चलिए अब अगला प्रश्न दोस्तों आता है कि रक्त को मापते किससे हैं? तो याद रखिएगा रक्त को मापते किससे हैं? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा हमारे शरीर में रक्त होता कितना है। तो मेल और फीमेल में इनकी मात्रा अलग होती है। अगर मेल की बात करोगे तो 5 से 6 लीटर पुरुषों में होता है। वहीं अगर बात करोगे आप तो 4.5 से या 4 से लेकर के 5 लीटर के मध्य रक्त किसमें होता है? फीमेल में होता है। अगर बात करेंगे फीमेल और मेल का वेट तो अलग अलग होता है, लेकिन अगर एवरेज बात करें तो 7% रक्त, हमारे शरीर में जो रक्त होता है हमारे शरीर के कुल वजन का 7% होता है। 7% क्या होता है? कुल वजन का हमारे शरीर में जो रक्त होता है, मतलब मान लीजिए अगर हमारे शरीर का वजन 100 किलो है, ऑन एवरेज मान लीजिए अगर हमारे बॉडी का वेट कितना है? 100 किलोग्राम है, तो रक्त कितना होगा? उसमें 7 किलोग्राम रक्त होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी का वेट कितना है, आप बताओगे बॉडी का वेट कितना? 50% है, तो 50% अगर बॉडी का वेट 50 किलो है तो उसमें रक्त की मात्रा कितनी होगी? तो 7% निकाल लीजिए, 3.5 किलोग्राम के आसपास रक्त होगा। तो ये आपको याद रखनी है कि हमारे
टोटल बॉडी वेट का, कुल वजन का रक्त कितना होता है? 7%। मेल में अगर पूछेगा तो आप बताओगे 5 से 6 लीटर होता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर मतलब महिलाएं कमजोर होती होंगी इसलिए महिलाओं में रक्त तो कम है, पुरुषों में रक्त ज्यादा है, मतलब पुरुषों में रक्त तो अच्छा रहता होगा। तो दोस्तों जो भी आप पैमाना देखते हो, जो भी मात्रा देखते हो, वजन आप वजन देखते हो, पुरुषों का वजन महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है, तो सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स भी देखोगे सब का वजन 100-100, 200-200 ग्राम महिलाओं के वेट से अधिक होता है। महिलाओं के बॉडी जैसे आप देखोगे कि हार्ट का यानी कि हृदय का पुरुष का अलग भार वेट होता है, महिलाओं का अलग वेट होता है, तो इसी तरह टोटल ऑपरेक्स में कम हो जाता है, तो आपको याद रखना है। अब आपके मन में दूसरा यह प्रश्न आ रहा होगा सर इसको मापते कैसे हैं, कि किसके शरीर में कितने लीटर रक्त है, इसको मापते कैसे हैं? सिंपल सी बात है, आपने तो बता दिया कि मेल में 5 से 6 लीटर, फीमेल में 4 से 5 लीटर, टोटल बॉडी वेट का कितना 7%। लेकिन सर ये बताइए रक्त को मापते किससे हैं कि किसके शरीर में कितना रक्त है? तो याद रखिएगा रक्त का मापन किसके द्वारा होता है? आप बोलोगे हीमोसाइटोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों रक्त का मापन हीमोसाइटोमीटर एक मापक यंत्र है जिसके द्वारा रक्त का मापन किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा रक्त का मापन किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर के थ्रू। यहां तक क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां तक क्लियर है, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न आ रहा होगा कि सर रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है? तो हमारे शरीर के ये तो सभी को पता है रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? आप बोलोगे सर लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? आप बोलोगे सर मानव में रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। अधिकतर जीवों में रक्त का रंग लाल होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा सर लाल ही क्यों होता है? तो याद रखिएगा हमारे जो शरीर में एक पिगमेंट होता है, कोई भी वस्तु का कलर कलरिंग पिगमेंट के कारण निर्धारित होता है। देखिए रक्त में एक हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन को तोड़िए तो हीम का अर्थ होता है दोस्तों हीम, यानी कि आप बोलोगे हीम का अर्थ क्या होता है? आप बोलोगे हीम क्या होती है? तो आप बोलोगे यह Fe यानी कि क्या होता है? आयरन, यानी कि लोहा, आयरन कंपाउंड होता है, यौगिक होता है आयरन। ग्लोबिन क्या होता है इसमें? आप बोलोगे सर ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है? आप बोलोगे प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त का लाल रंग होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हीमोग्लोबिन। आप देखिए हीम जो होता है लोहा, वह आयरन जिसे हम क्या बोलते हैं? आयरन, और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ये दोनों मिलकर के रक्त को, मानव के रक्त का रंग लाल करते हैं। अब एक प्रश्न और आता है, तो बताइए दोस्तों कॉकरोच के रक्त का रंग क्या होता है? कॉकरोच के रक्त का रंग क्या होता? तो कभी कॉकरोच पकड़िएगा और मार के देखिएगा। तो कॉकरोच कई बार पेपर में पूछा गया, तो आप लिख लीजिए कॉकरोच के रक्त का रंग क्या होता है? आप बोलोगे सर सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। अब सफेद क्यों होता है दोस्तों? इसमें भी कलरिंग पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। याद रखिएगा हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण कॉकरोच के ब्लड का रंग क्या होता है? रक्त का रंग क्या होता है? सफेद, हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण। वहीं आपने पढ़ा होगा दोस्तों ऑक्टोपस को जानते होंगे। ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग, ऑक्टोपस के रक्त का रंग क्या होता है दोस्तों? नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। यह क्यों होता है? तो इसमें भी कलरिंग पिगमेंट कुछ होगा, क्योंकि सर आपने बताया कि किसी वस्तु का
किसी भी वस्तु का कलर क्या होता है सजीवों में? पिगमेंट के कारण। अब आगे देखिए तो किस पिगमेंट के कारण? तो आप बताओगे हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण कॉकरोच के रक्त का रंग नीला होता है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, हीम शब्द जहां लगा होगा उसका अर्थ होता है खून। हीम का अर्थ जहां पे देखोगे कहीं पे अगर हीम लगा है तो आप समझ जाइएगा उसका रंग होता है ब्लड। जैसे कि आपने पढ़ा कि रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी, वहां भी हीम लगा हुआ है। दूसरा, रक्त को मापते किससे है? तो आप बताओगे हीमोसाइटोमीटर, वहां भी हीम लगा है रक्त के अध्ययन को। आगे देखिए हीमोग्लोबिन, यहाँ पे भी हीमो लगा है, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण मानव के रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। उसी तरह कॉकरोच के रक्त का रंग क्या होता है? सफेद। कई बार पेपर में पूछा गया कॉकरोच के रक्त का रंग क्या होता है? सफेद। लेकिन किस कारण होता है? तो आप बताओगे हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण, कलरिंग पिगमेंट के कारण। अब देखिए ऑक्टोपस एक जीव है, तो ऑक्टोपस के रक्त का रंग क्या होता है? तो आप बताओगे सर नीला होता है। लेकिन क्यों नीला होता है? आप बताओगे हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? कोई दिक्कत है अभी? जल्दी से कमेंट करिए। चलिए आगे देखिए, बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा दोस्तों। वीडियो कंप्लीट होने के बाद भी आप नोट्स बना सकते हो। वीडियो तो देखते हो अपलोड तो रहेगा ही, कहीं चला तो जाएगा नहीं, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाना। अब कई बार पेपर में पूछा गया दोस्तों कि हमारे रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो सबसे पहले पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान, पीएच मान। तो याद रखिएगा पीएच को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। कई बार पेपर में आया तो लिख लीजिएगा पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच मान। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है? आप बोलोगे सर 7.4, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। अब देखिए एक पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल में कितने अंक होते हैं? तो आप बोलोगे 0 से लेकर के 14 तक। बीच में क्या होता है? बीच में 7 होता है। तो अब देखिएगा 7 यहाँ क्या होगा? 8 होगा, 9 होगा, 10, 11, 12, 13, 14। तो मतलब यह होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इसी तरह इधर देखिए 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, 3, 2, 1। तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो लाइन है ये बीच वाली लाइन है 7 है। तो 7 के इधर किसी भी वस्तु का पीएच मान कैसे निर्धारित करते हैं? तो देखिए ये 7 जो होती है उदासीन होता है। 7 में कोई भी वस्तु अगर पीएच मान है तो आप बताओगे उदासीन होता है। जैसे कि पानी स्वादहीन नहीं होगा, वहाँ स्वाद का पता नहीं चलेगा। लेकिन 7 से ऊपर जितना भी जाएगा वह कैसा होगा? आप बोलोगे बेसिक यानी कि क्षारीय होने वाला है। बेसिक यानी कि क्षारीय होगा। उसी तरह 7 से जितना कम होगा वह क्या होगा? आप बोलोगे एसिटिक यानी कि अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। अब आप देखिए रक्त का मान क्या है? 7.4, मतलब 7 से ऊपर है। तो रक्त क्षारीय होगा या अम्लीय, बेसिक होगा या एसिटिक, उसका नेचर क्या होगा? आप बताओगे सर बेसिक होगा यानी कि क्षारीय होगा। तो रक्त का 7.4 पीएच मान है, मतलब कैसा होगा? आप बोलोगे सर क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। अब क्षारीय में क्या होगा? आप बोलोगे सर बेसिक प्लस एल्केलाइन, क्षारीय प्लस पानी में घुलनशील। एल्केलाइन मतलब पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील। आप रक्त को पानी में थोड़ा सा डालिएगा तो देखिएगा पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। तो आप बताओगे पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 क्षारीय प्लस एल्केलाइन।